अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी सर्कल्स अकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और जैसा कि हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की थी 7th सेमेस्टर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के पास पेपर सॉल्व करने में, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म का। तो उनको किस तरह से सॉल्व करना है, तो आज मैं उन क्वेश्चंस को टैकल करने वाला हूँ। तो देखें, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन जिस फॉर्म में गिवन होगा, जनरल फॉर्म में गिवन होगा, तो वो किस फॉर्म की पीडी होगी वो देखें ज़रा। तो जी क्वेश्चन हमें जिस फॉर्म में दिया जाएगा वो ये वाली फॉर्म होगी और इससे हम लोगों ने उसकी कैनोनिकल फॉर्म बनानी होगी। कैनोनिकल फॉर्म किस तरह से बनानी है, इस इक्वेशन से हम लोग एक ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बनाएंगे जिसको हम लोग बाद में कैनोनिकल फॉर्म कहेंगे। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जो सी होगी वो जिस फॉर्म की होगी वो आइए जरा देखें। तो जी ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन कहलाएगी कैनोनिकल फॉर्म। सबसे पहले कैनोनिकल फॉर्म के लिए हमें जो गिवन पीडी होगी उसकी क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। वो क्लासिफिकेशन किस तरह से करनी पड़ेगी, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होगा हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। जो डेल्टा कहलाएगा वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्लासिफिकेशन करने के लिए अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग कहेंगे कि हाइपरबोलिक है। तो तीन तरह की पीडी हम लोग को गिवन होगी, जिसमें से एक होगी हाइपरबोलिक जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, एक होगी पैराबोलिक जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, और इलिप्टिकल होगी जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। एक और बात यहाँ पे समझें, जब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करना है तो एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि जो जकोबियन होगा, जकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो होगा एक्स वाई इक्वल्स टू, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जब आप इस इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जकोबियन क्या होना चाहिए, जकोबियन होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए। अब ये जो सी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है इसमें आपको एक्साई भी नजर आ रहा है, ईटा भी नजर आ रहा है। इस एक्साई को किस तरह से फाइंड करना है, इस ईटा को किस तरह से फाइंड करना है, ये इसकी क्लासिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि ये कौन सी क्लास पे है। यहाँ पे एक और बात समझ लें कि कैनोनिकल फॉर्म जो सी होगी वो यूनिक नहीं इक्वेशन होगी, एक से ज्यादा इक्वेशंस भी हो सकती हैं कैनोनिकल फॉर्म की, बशर्ते शर्त ये है कि अगर ये वाली जो क्वेश्चन है वो हमें हाइपरबोलिक दिया गया है और जो कैनोनिकल फॉर्म निकाल दिया, फॉर एग्जांपल वो हम लोगों ने इलिप्टिकल निकाल दिया है, किस तरह फाइंड करेंगे वो भी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड करेंगे, तब ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमें इंश्योर करता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस को सेटिस्फाई कर रही है, ये 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर आपने इस पीडी को इस ट्रांसफॉर्म्ड पीडी में कन्वर्ट किया, यानी कि कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो दिस मींस दैट कि इसकी क्लास जो सी है वो चेंज नहीं होगी। अगर जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को गिवन है, फॉर एग्जांपल वो हाइपरबोलिक है, तो इसकी जो सी कैनोनिकल फॉर्म होगी वो भी हाइपरबोलिक ही होगी। तो इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं तो वो निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर फॉर एग्जांपल मैं पहला केस मैं हाइपरबोलिक का लेने लगा हूं तो उसमें ये सारा क्या होना चाहिए, 0। इसके लिहाज से भी ये 0 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और कैनोनिकल फॉर्म के लिहाज से भी ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इस ए और बी की वैल्यू को याद करना है। इसी तरह सी की वैल्यू को आप लोगों ने याद करना है। सी की वैल्यू आपके पास किस तरह से आएगी, सी की वैल्यू और ए की वैल्यू को किस तरह से याद करना है, ये दोनों सेम है। किस तरह करना है, ए जहां पे एक्साई है वहां पे ईटा लगा देना। इस तरह से ए बी सी, अब डी की वैल्यू निकालनी है। डी की और ई की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। आपने ए से लेके ई तक तमाम चीज यहाँ पे लिख देनी है जो भी यहाँ पे लिखा होगा, और जहां जहां पे जेड है वहां पे आपने एक्साई का इस्तेमाल कर लेना है, एक्साई। तो जहां जहां पे जेड था वहां पे मैंने एक्साई लगा दिया। इसी तरह से ई की वैल्यू बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे एक्साई है वहां पे ईटा लगा देना। इस तरह से जो कैपिटल एफ है वो स्मॉल एफ के इक्वल है और कैपिटल जी जो सा वो स्मॉल जी के इक्वल है। ये थी कैनोनिकल फॉर्म के अंदर जो से कोफिशिएंट्स थे उनकी ये फॉर्मेशन है। आपने इसको याद करना है, इसको याद किए बगैर कैनोनिकल फॉर्म को सॉल्व करना नामुमकिन है। अब मैं अगर हाइपरबोलिक की बात करूं, हाइपरबोलिक पीडी के लिए अगर ये कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ हमें क्वेश्चन गिवन है तो आपने क्या करना है, ए को और सी को 0 कर देना। यहाँ पे ए और सी की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं, इनको डायरेक्ट 0 पुट करना है, और बी की वैल्यू को आपने माइनस डेल ओवर ए पुट कर देना। इसी तरह से
ई डी और ई को फाइंड करने के लिए आपको एक्साई और ईटा की वैल्यू चाहिए होगी, तो उसके लिए आप लोग फाइंड करोगे डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे प्लस, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ रिलेट ना करना, यहाँ पे माइनस नहीं है, अगर माइनस होता फिर ये क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला इक्वेशन की एक्सप्रेशन बनना था। यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, एक डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और एक डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो वहां से हम लोग एक्साई और ईटा निकालेंगे, वो किस तरह निकालते हैं वो अभी क्वेश्चन करते हैं। तो ये जी फॉर्मेशन है, अगर हाइपरबोलिक और कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ हमें इक्वेशन गिवन हो। अब जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये कहता है कि आपने इसको अब कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैनोनिकल फॉर्म आपकी ये सारी है, इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ इसको जनरल फॉर्म के साथ, तो वो a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू b इक्वल्स टू -5 है, c इक्वल्स टू 0 है, d इक्वल्स टू 5 है, e इक्वल्स टू -1 है, और f इक्वल्स टू 3 है, और g इक्वल्स टू 0 है। ये इसके साथ मैं अगर इसको कंपेयर करूँ तो ये वैल्यूज हमारे पास निकलती हैं। अच्छा, सबसे पहले इसकी क्लास चेक कर लें, ये क्लास कौन सी है, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा निकालेंगे, वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारा -5 है, इसका स्क्वायर हुआ -4, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 और सी की वैल्यू हमारे पास 0, तो ये आया हमारे पास 25 विच इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारी पीडी क्या है, हाइपरबोलिक। क्या है, हाइपरबोलिक। अगर ये हाइपरबोलिक है तो मैंने आपको हाइपरबोलिक की ये कंडीशंस बता दी हैं। अब आपने क्या करना है, ए को भी 0, बी, ए और सी को तो फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं ना, ये सब के अंदर ए और सी की वैल्यू को फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ फाइंड करना है हमने बी, और बी को भी उस लंबे क्वेश्चन से नहीं, उस लंबे एक्सप्रेशन से नहीं फाइंड करना, बल्कि माइनस डेल्टा ओवर ए से फाइंड करना। डेल्टा है हमारे पास जी 25, ये निकाला था, 25 ओवर ए की वैल्यू हमारे पास 1, तो आया हमारे पास बी की वैल्यू हमारे पास आई -25। यहाँ से बी की वैल्यू आ गई। इसी तरह से डी और ई की वैल्यू निकाली है। डी और ई के लिए हमें एक्साई और ईटा की का एक्सप्रेशन चाहिए। तो देखें, ये एक्साई और ईटा के लिए क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, बी की वैल्यू हमारे पास, बी की वैल्यू है -5 प्लस और माइनस, ये डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू थी 25 और अंडर रूट लेके 5 ओवर 2, ए की वैल्यू थी हमारे पास 1, तो -5 और -5 प्लस 5/2। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास निकली -2, और यहाँ से निकली 0, यहाँ से निकली 0, यहाँ से डी। अब यहाँ पे जरा बात देखने वाली है, अगर देखें, अब इस C1 और इस C2 में से किसी एक को मैंने एक्साई कहना है और किसी एक को मैंने ईटा कहना है। ये इस ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक हम लोग इसको एक्साई कहेंगे, इसको ईटा कहेंगे। अच्छा, अगर कोई बंदा इस C1 को एक्साई कह देता है और इसको ईटा कह देता है, तो क्या ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, या एक बंदा इसको ईटा और इसको एक्साई कह देता है तो क्वेश्चन ठीक होगा कि गलत होगा? देखें, दोनों ही केस में जो सा क्वेश्चन है वो सेम रहेगा, क्योंकि जब मैं इसको एक्साई कहता हूँ, फॉर एग्जांपल इस चीज़ को मैं एक्साई कहता हूँ, एक्साई इक्वल्स टू वाई प्लस 2x, और इसी तरह से ईटा कहता हूँ मैं y को, तो जब मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के अंदर, जैकोबियन के अंदर पुट करता हूँ तो वो नॉन जीरो निकलेगा। आप चेक कर लें, नॉन जीरो निकलेगा। तो अगर ये नॉन जीरो निकल रहा है, दिस मीन्स दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस किया है। अगर कोई बंदा इसको ईटा और इसको एक्साई कह देता है, तो फिर ये जैकोबियन इसको चेक करेंगे, अगर वो जीरो तो नहीं निकल रहा, अगर वो जीरो निकल रहा है तो हमारी ये जो सी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस हैं ये गलत होंगी। इस एक्साई और ईटा को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस कहते हैं। बहरहाल इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के मुझे कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स चाहिए जो मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना है। मुझे अगर एक्साई एक्स चाहिए तो एक्साई एक्स की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2, एक्साई वाई हमारे पास निकलेगा 1। इनकी मदद से और ए और बी की वैल्यूज की मदद से हम लोग बी सी और डी की वैल्यू को फाइंड करने लगे हैं। तो देखें ज़रा, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, और क्योंकि -5 और -5 माइनस के 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस के 5,
और यहाँ पे भी 5 आएगा और यहाँ पे भी 5 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी फिर 5 आएगा तो और यहाँ पर भी 5 आएगा। तो आंसर आया जी 25 माइनस 1 इक्वल्स टू 24। इसी तरह से e की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, e की वैल्यू निकालता हूँ, e की वैल्यू में a हमारे पास 1 है और एक्साई x हमारे पास 0 है, तो ये भी सारा 0 प्लस b की वैल्यू है हमारे पास -5 और एक्साई xy की वैल्यू है हमारे पास एक्साई xy हमारे पास क्या निकलेगा 0, तो यहाँ पे भी सारा 0। इसी तरह से c की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये भी सारा 0 प्लस इसी तरह से d की वैल्यू 5 है और इसी तरह से एक्साई x ईटा x की वैल्यू हमारे पास 0 है प्लस e की वैल्यू है हमारे पास दोबारा से -1। तो जी हमारे पास आंसर आया -1, e का आंसर आया हमारे पास -1। अब b और अब जो वैल्यूज हम लोगों ने निकाली हैं a इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0, इसी तरह से b, इसी तरह से b d e f की वैल्यू क्या निकलेगी f इक्वल्स टू स्मॉल f हमारे पास क्या था 3, तो f की वैल्यू आई हमारे पास 3। इसी तरह से g कैपिटल G हमारे पास क्या है 0, क्योंकि स्मॉल 0 g हमारे पास 0 है। अब ये सारी चीज़ें मैं अपनी एक कैनोनिकल फॉर्म के अंदर पुट करता हूँ। इसकी जगह भी 0 ये ख़त्म, इसकी जगह भी 0 ये ख़त्म, b की जगह पे हमने लगाना -25 और z सॉरी यहाँ पे एक्स वाई नहीं है, यहाँ पे एक्साई ईटा है, एक्साई ईटा और d की जगह पे d की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है 24 प्लस 24 z एक्साई 24 z एक्साई प्लस e की वैल्यू निकाली है हम लोगों ने -1, तो यहाँ पे आएगा जी माइनस और z ईटा प्लस f की वैल्यू है 3 प्लस 3z इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो हमारे पास आएगा जी 25 z एक्साई ईटा माइनस 24 z एक्साई प्लस z ईटा माइनस 3z इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ गिवन क्वेश्चन। अच्छा, अगर कोई यहाँ पे बंदा चेक करे क्या ये भी हाइपरबोलिक निकलेगी, तो हाँ जी ये भी हाइपरबोलिक ही निकलेगी। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो सा इसके साथ अगर मैं इसको रिलेट करता हूँ तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 और b की वैल्यू थी 25, तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो वो 25 निकलेगा विच इज ग्रेटर देन 0 और दोबारा से ये हाइपरबोलिक। यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा इसको ईटा कह देता है, इसको एक्साई कह देता है, तो तब इसका आंसर कुछ और निकलेगा, लेकिन आंसर ठीक होगा। ज़रूरी नहीं है नॉर्मल फॉर्म का सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकलता हो, और भी ज़्यादा सोल्यूशन निकल सकते हैं, लेकिन वो जो जकोबियन है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। और उसके अलावा निकालने के बाद चेक कर लें कि क्या ये वाकई सेम क्लास की है। तो इस क्वेश्चन की आई थिंक समझ लग गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।